नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर ममता शुक्ला, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल लोही, रीवा, मध्य प्रदेश से। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की विज्ञान। इसके पहले के वीडियोज़ में हमने रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के कुछ अध्याय पढ़े हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं जीव विज्ञान की तरफ। और जीव विज्ञान में हम सबसे पहले पढ़ेंगे जैव प्रक्रम। इस अध्याय को हम कई भागों में पढ़ेंगे, तो आज हम पढ़ेंगे जैव प्रक्रम भाग 1। इस वीडियो में हम जानेंगे सजीव एवं निर्जीवों के बारे में, जीवों में होने वाली आणविक गतियाँ क्यों आवश्यक होती हैं, साथ ही हम जानेंगे जैव प्रक्रम क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि सजीव एवं निर्जीव क्या होते हैं। वे कौन से लक्षण होते हैं जिनके माध्यम से हम ये निर्धारित करते हैं कि कोई भी वस्तु सजीव है अथवा निर्जीव। तो यदि हम चल सकते हैं तो हम कहते हैं गति हो रही है, तो हम कहते हैं कि ये सजीव है। हम खेल सकते हैं यानी हम सजीव हैं। हम बातें कर सकते हैं तो हम सजीव हैं। बचपन में हमने ऐसा पढ़ा है कि यदि हम बोल सकते हैं, खेल सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, खाना खा सकते हैं, तो हम सभी सजीव हैं। अब यदि कोई कुत्ता, गाय, इंसान ये सो रहे हों, तब भी हम क्या यही सोचेंगे कि ये सजीव हैं। लेकिन हम ये कैसे जान पाएंगे? तो हम ध्यान से देखते हैं उनकी चलती हुई सांसों की तरफ। यदि उनकी सांस चल रही है तो हम जानते हैं कि ये सजीव हैं। अब यदि हम किसी पेड़ की बात करते हैं, ठीक है, तो अब पेड़ सजीव है या निर्जीव? तो हमने बचपन में पढ़ा तो है कि सजीव चलते हैं, खेलते हैं, बातें करते हैं, खाना खाते हैं। लेकिन पेड़ ना तो चलते हैं, ना ही खेलते हैं, ना ही बातें करते हैं। तो क्या ये निर्जीव हैं? नहीं। हम जानते हैं कि पेड़ निर्जीव नहीं बल्कि सजीव हैं। तो ऐसे कौन से लक्षण हैं जिससे हमने ये कहा कि पेड़ सजीव हैं? तो हम में से कुछ की राय ये होगी कि पेड़ हरे रंग के हैं तो वो सजीव हैं। और साथ में कुछ लोग ये भी कहेंगे कि चूँकि ये समय के साथ वृद्धि करते हैं। हम कोई एक बीज बोते हैं, धीरे धीरे देखते हैं कि वो बढ़ता है, उसमें वृद्धि हो रही है, तो हम वृद्धि को भी सजीवों के लक्षण में जोड़ लेते हैं। अतः दिखाई देने वाली गति जीवन के लिए परिभाषिक लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कुछ छोटे जीव ऐसे भी हैं जिनमें ये गतियां हमें दिखाई नहीं देती हैं। वो खुद ही इतने छोटे होते हैं कि हम उनमें गतियों का पता नहीं लगा सकते हैं। तो जीवन के परिभाषित लक्षण के लिए आणविक गतियों का होना आवश्यक होता है। अब आणविक गतियों को हम कैसे समझें? मान लीजिए कि हमने खाना खाया, हमने भोजन किया। अब क्या होगा? वो भोजन हमारे शरीर में पच जाएगा जिससे हमको ऊर्जा मिलेगी। पर क्या कभी ऐसा होता है कि हम खाना खाएं भी और उस खाने को पचाएं भी? नहीं। हमारा कार्य केवल भोजन करना है, भोजन अपने आप पच जाता है। तो वो पचने की जो क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है? शरीर में होने वाली आणविक गतियों के कारण होती है, जिसके कारण हमारा भोजन पच भी जाता है और शरीर के सभी भागों में पहुंच भी जाता है। वो लक्षण, वो गतियां दिखाई तो नहीं देती, लेकिन वो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती हैं। आणविक गतियों के बारे में हम कुछ ये भी कह सकते हैं कि कोशिकाएं जो होती हैं वो जीवन का आधार होती हैं। सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए होते हैं। कई कोशिकाएं आपस में मिलकर ऊतक बनाती हैं और कई ऊतक आपस में मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। और प्रत्येक अंग जीवों के लिए विशेष प्रकार के कार्य करते हैं। ये हमारे शरीर की शारीरिक संरचना होती है, जो कुछ इस प्रकार से होती है। अब आणविक गतियाँ क्या है, उनके बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि शरीर की संरचना सुसंगठित होती है। उसमें ऊतक हो सकते हैं, ऊतक में कोशिकाएं हो सकती हैं और कोशिकाओं में छोटे घटक भी होते हैं। सजीव की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। अब जब विघटित हो रही है, टूट रही है, तो उसे मरम्मत की भी आवश्यकता होगी। यदि यह व्यवस्था टूटती है
तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। अतः जीवों के शरीर को मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सभी संरचनाएं अणुओं से मिलकर बनी हुई होती हैं। अतः इन अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए, इसलिए इनको समय समय पर मरम्मत की आवश्यकता होती है। तो इस आधार पर हम जैव प्रक्रम को कह सकते हैं। कैसे? जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस, रिपेयरिंग का कार्य, और यह उस समय भी चलता रहता है कि जबकि हम कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं। जब हम सो रहे हों अथवा कक्षा में बैठे हों, उस समय भी अनुरक्षण का कार्य चलता रहता है। जैसे यदि हम सो रहे हैं उस समय भी हमारी सांसें चलती हैं, हमारा हृदय धड़कता है, हमारा मस्तिष्क चलता रहता है, ठीक है, यानी शरीर के हमारे अंदर की समस्त क्रियाएं जो होती हैं वो चलती रहती हैं। तो हम कह सकते हैं कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं, क्योंकि क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। अब हम जानते हैं कि ये जैव प्रक्रम कौन कौन से होते हैं। तो हमारे शरीर में कई सारी क्रियाएं होती हैं, लेकिन जैव प्रक्रम के रूप में मुख्य रूप से हम इन 4 क्रियाओं को पढ़ते हैं, 4 प्रक्रमों को पढ़ते हैं, जिनमें से पहला होता है पोषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा है वहन और चौथा है उत्सर्जन। ये 4 प्रकार के मुख्य प्रक्रम होते हैं जिन्हें हम जैव प्रक्रम के रूप में पढ़ते हैं। अब इनमें से पहला जो जैव प्रक्रम है वो कहलाता है पोषण। पोषण जैसा कि हमें नाम से ही समझ में आता है कि जिससे हमको ऊर्जा मिलती हो, पोषण प्राप्त होता हो। तो ऊर्जा के स्रोत को भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। अब हम क्या करते हैं? भोजन करते हैं, उस भोजन का पाचन होता है, पाचन से हमें ऊर्जा मिलती है। तो हमारा काम क्या है? भोजन करना। पाचन और ऊर्जा का काम जो है किसका है? हमारी आणविक गतियों का है। तो ये हमारे शरीर का, सजीवों का एक विशेष लक्षण होता है पोषण। समस्त जीव इस प्रक्रम को करते हैं, चाहे वो छोटे हो या बड़े, एक कोशिकीय हो अथवा बहुकोशिकीय, सभी जीवों में पोषण की क्रिया होती है, क्योंकि सभी को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा की, इसको हम क्या इस परिभाषा के रूप में कह सकते हैं कि ऊर्जा की आवश्यकता के लिए भोजन ग्रहण करने का जो प्रक्रम है वो कहलाता है पोषण। पोषण क्यों आवश्यक होता है? जीव की शारीरिक वृद्धि के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से प्राप्त होती है। तो ये जो भोजन ग्रहण करने का जो प्रक्रम है वो कहलाता है पोषण। जीवों में भोजन ग्रहण करने तथा उसका उपयोग कर ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसे वे भोजन से प्राप्त करते हैं, परंतु सजीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, तो जो पोषण होता है जीवों में, भोजन ग्रहण करने के तरीकों के आधार पर जो पोषण होता है मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है विषमपोषी पोषण। स्वपोषी, स्व जैसा कि हम नाम से जानते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं कर सकते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, वो कहलाते हैं स्वपोषी। और सभी हरे पेड़ पौधे इसकी श्रेणी में आते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और विषमपोषी वे जीव जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी जीवों पर निर्भर रहते हैं, अर्थात वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं और अपने भोजन के लिए वो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो वो कहलाते हैं विषमपोषी। अब इसमें शाकाहारी हो सकते हैं, मांसाहारी हो सकते हैं, सर्वाहारी हो सकते हैं, अपघटक हो सकते हैं। ये सभी भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तो ये सभी विषमपोषी कहलाते हैं। हमारे शरीर का जो दूसरा जैव प्रक्रम है वो कहलाता है श्वसन। श्वसन से मतलब क्या होता है? शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत में विघटन के लिए इसका उपयोग जो है वो श्वसन कहलाता है।
ठीक है। तो श्वसन यानी कि गैसों का आदान प्रदान, सांस लेना, हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं और उसके पश्चात कोशिकाओं में ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। अब यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सांस लेना, दूसरा होता है श्वसन। अब ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती है। कैसे होती हैं? सांस लेने की क्रिया में क्या होता है, हम केवल सांस लेते हैं यानी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन लेने के लिए यदि हम मनुष्य की बात करते हैं तो वो अपनी नाक का उपयोग करता है, नाक के माध्यम से सांस लेते हैं हम, जिसके माध्यम से हम ऑक्सीजन ले सकते हैं। जबकि श्वसन क्रिया में क्या होता है, सांस लेने में ली गई जो ऑक्सीजन है उसका उपयोग भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण और उससे ऊर्जा प्राप्त करने के प्रक्रम के लिए किया जाता है। तो सांस लेना और श्वसन दो अलग अलग प्रक्रम हैं। श्वसन की बात यदि हम करें तो श्वसन वह प्रक्रम है जिसमें भोजन के ऑक्सीकरण के लिए वातावरण से ऑक्सीजन शरीर के अंदर ली जाती है और ऊर्जा मुक्त होती है। इस ऑक्सीकरण के दौरान उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जीवों में सांस लेने के प्रक्रम जो होते हैं, श्वसन के प्रक्रम अलग अलग होते हैं। कुछ जीव अपने शरीर की कोशिकाओं का उपयोग करते हैं। अगर हम मछलियों की बात करते हैं तो मछलियाँ सांस लेने के लिए गलफड़ों का उपयोग करती है, चूँकि वो हमेशा पानी में रहती हैं और पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करना होता है, तो इसलिए वो गलफड़ों के माध्यम से पानी को अंदर खींचती हैं और बाहर निकालती हैं। उसी दौरान वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग कर लेती हैं। यदि हम हरे पेड़ पौधों की बात करें तो क्या पौधे भी सांस लेते हैं? तो हाँ, पौधे भी सांस लेते हैं और उन्हें सांस लेने के लिए जो गैसों का आदान प्रदान करना होता है उसके लिए एक विशेष अंग होता है जिन्हें हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं, जिनके माध्यम से पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। तीसरा जो हमारा प्रक्रम है वो कहलाता है वहन, यानी शरीर में भोजन तथा ऑक्सीजन को, आवश्यक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता होती है जिसे कहते हैं वहन तंत्र। जीवों में उपापचयी क्रियाओं के संपादन के लिए उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोत से प्राप्त कर प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी एवं हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया जो है वही परिवहन कहलाती है। यदि मनुष्य के शरीर में हम बात करें तो रक्त परिवहन का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है। मानव के शरीर में रक्त के माध्यम से परिवहन होता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि शरीर के रक्त में मानव शरीर का जो रक्त होता है उसमें लाल रुधिर कणिकाएँ होती हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएँ होती हैं, प्लाज्मा होती हैं और रक्त शरीर की प्रत्येक कोशिका में वहाँ तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो रक्त के माध्यम से क्या होगा, जब हमें भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, यानी पाचन की क्रिया के पश्चात जो बनाया गया भोज्य पदार्थ है, या हम बाहर से दवाइयाँ लेते हैं तो वो भी तो हमारी नसों में दी जाती है, इंजेक्शन लेते हैं वो भी नसों में दिया जाता है। तो ये रक्त के माध्यम से हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पहुंच जाता है और वहां बने हुए अनुपयोगी एवं हानिकारक पदार्थों को इकट्ठा करके उनको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का कार्य जो होता है परिवहन का होता है। तो ये शरीर का तीसरा प्रक्रम होता है जिसको कहते हैं वहन या परिवहन तंत्र। अब जो चौथे प्रकार का जैव प्रक्रम होता है इसे कहते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन की क्रिया में क्या होता है, जीव के शरीर में विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ ऐसे उत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी बल्कि हानिकारक भी हो सकते हैं। इन अवशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। इस प्रक्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं। अब यदि हम उत्सर्जन का प्रक्रम भी सभी सजीवों का एक विशेष लक्षण होता है। यदि हम एक कोशिकीय जीवों की बात करें तो एक कोशिकीय जीव पानी में रहते हैं, पानी के सीधे संपर्क में रहते हैं, तो वहाँ से आवश्यक चीज़ों को वो ले भी लेते हैं और अनावश्यक चीज़ों को वापस पानी में छोड़ भी देते हैं। लेकिन यदि हम बहुकोशिकीय जीवों की बात करें तो उनके शरीर की शारीरिक संरचना कुछ जटिल हो जाती है, तो उन्हें विशिष्ट प्रकार के कार्यों को करने के लिए विशिष्ट अंगों एवं तंत्रों की आवश्यकता होती है। तो
जो वे सभी अंग जो शरीर में अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उत्तरदायी होते हैं वे उत्सर्जन तंत्र में सम्मिलित होते हैं। यदि हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के शरीर में किडनी या वृक्क इस कार्य को करते हैं। सजीव कोशिकाओं के अंदर विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं। इन क्रियाओं के समय कुछ बेकार एवं विषैले पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं जो कोशिकाओं तथा शरीर के लिए उपयोगी नहीं होते। यदि इन्हें शरीर में इकट्ठा होने दिया जाए तो ये प्राणघातक भी हो सकते हैं। तो यदि हम परिभाषा के रूप में समझें तो हम ये कह सकते हैं तो जीव के शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की उपापचयी यानी मेटाबॉलिक क्रियाओं के फलस्वरूप बने उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया है वह कहलाती है उत्सर्जन। यानी कि अभी हमने वहन में पढ़ा कि रक्त जो होता है वो हमारे शरीर में एक माध्यम होता है जो विभिन्न कोशिकाओं से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि आवश्यक चीज़ें भी रक्त के माध्यम से शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचा दी जाती हैं और वहाँ से उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं, अनुपयोगी पदार्थ होते हैं, वो भी रक्त में मिला दिए जाते हैं। अब इन अनुपयोगी पदार्थों को रक्त से छानने का जो कार्य होता है उसके लिए जो तंत्र रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है, उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। यदि हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के शरीर में किडनी होती है यानी वृक्क होती है जो कि रक्त से उत्सर्जी पदार्थों को छानने का कार्य करती हैं। ये जो उत्सर्जन की क्रिया यानी ये जो हमने चारों प्रक्रम पढ़े, कौन कौन से पढ़े जैव प्रक्रम? पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। यह सभी सजीवों का एक विशेष लक्षण होता है, अब वो चाहे पौधे हों या जीव जंतु, एक कोशिकीय हों अथवा बहुकोशिकीय, सभी का ये आवश्यक लक्षण होता है और सभी में ये किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी तरीकों के माध्यम से होती है। तो आगे आने वाले वीडियो में इनमें इन चारों प्रक्रम के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे कि कैसे ये पौधों एवं एक कोशिकीय जीवों तथा बहुकोशिकीय जीवों में कैसे ये क्रियाएं संपादित होती हैं। अब हम बात करते हैं कि सजीव भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। सजीव अर्थात पेड़ पौधे एवं जीव जंतु जिनके शरीर में आणविक गतियाँ होती हैं। तो सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता समान होती है, यानी सभी को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, भले ही वो छोटे ही जीव क्यों ना हो, लेकिन इनकी आपूर्ति भिन्न भिन्न विधियों से होती है। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। गेस कीजिए कौन हो सकते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल को भोजन के रूप में ले रहे हैं? बिल्कुल सही, हरे पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं जिनमें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। ये सभी जीव स्वपोषी कहलाते हैं जिनमें हरे पेड़ पौधे तथा कुछ जीवाणु शामिल होते हैं। कुछ अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। ज़्यादातर जीव जो कि विषमपोषी होते हैं वो स्वपोषी पर आश्रित होते हैं भोजन के लिए, तो इनमें भोजन को अवशोषण की जो क्रिया होती है वह थोड़ी सी जटिल होती है। तो इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना आवश्यक तथा अनिवार्य होता है ताकि ये जीव के समारक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सकें। इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं जिन्हें एंजाइम कहते हैं। इस एंजाइम के द्वारा यानी कि जीवों के शरीर में जो एंजाइम होते हैं वह भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ देते हैं जिसके द्वारा उनका आसानी से अवशोषण हो सके। अतः विषमपोषी उत्तरजीविता के लिए जीवित रहने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी जीवों पर आश्रित होते हैं तथा जंतु एवं कवक इसी प्रकार के विषमपोषी जीवों की श्रेणी में सम्मिलित होते हैं। यदि हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य भी विषमपोषी जीवों में सम्मिलित होता है। विषमपोषी जीवों में शाकाहारी हो सकते हैं, मांसाहारी हो सकते हैं, सर्वाहारी हो सकते हैं या फिर अपघटक हो सकते हैं। तो हम मनुष्य भी इन्हें विषमपोषी जीवों की श्रेणी में आते हैं।
तो अब तक की वीडियो में हमने जो देखा, जो सीखा, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने सीखा सजीव एवं निर्जीवों के बारे में, उनके कौन कौन से लक्षण होते हैं जिनके आधार पर हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि वह सजीव है अथवा निर्जीव। जीवों की आणविक गतियों के बारे में कि कैसे आणविक गतियाँ जीवों के शरीर की विशेष लक्षण होती हैं, सजीवों की पहचान होती हैं। हमने सीखा कि जैव प्रक्रम क्या होता है, तो एक बार परिभाषा के रूप में इसे पुनः दोहरा लेते हैं। तो जीवों के शरीर में वे सभी प्रक्रम जो हमारे शरीर में अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वे सभी प्रक्रम कहलाते हैं जैव प्रक्रम। और ये जैव प्रक्रम कितने प्रकार के होते हैं बताइए? 4 प्रकार के। पहला पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा वहन और चौथा उत्सर्जन। तो ये 4 प्रक्रमों के बारे में हमने थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ा। आगे आने वाले वीडियो में हम इन्हीं प्रत्येक प्रक्रमों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब बच्चों, यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न बनता है जिसका उत्तर आपको स्वयं खोज कर लाना है। यह प्रश्न है आणविक गतियों के बारे में। आपने विषाणुओं के बारे में तो सुना होगा। विषाणुओं के बारे में एक बात मैं यहाँ पर बता दूँ कि विषाणु जो होते हैं उनके शरीर में आणविक गतियाँ नहीं होती हैं। कब तक नहीं होती? जब तक कि वो किसी सजीव के संपर्क में नहीं आते हैं। जब वो किसी सजीव के शरीर में आकर उसकी कोशिका को संक्रमित करते हैं, केवल तभी उनमें आणविक गतियाँ संपन्न होती हैं। अदरवाइज नहीं तो वो सामान्य वातावरण में निर्जीव की तरह पड़े रहते हैं। तो अब ये बताइए बच्चों, ये आपके लिए प्रश्न है कि जो विषाणु यानी कि वायरस है वो सजीव हुआ अथवा निर्जीव? इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं खोज कर लाएंगे। बच्चों, अब आपको काम क्या करना है? 2 काम करना है। पहला काम करना है कि आपकी पाठ्यपुस्तक का पेज नंबर 103 से लेकर 105 तक आपको बहुत अच्छे से पढ़ के आना है। आज की वीडियो में आपने जो भी देखा उसे और विस्तार से समझना है। कल के वीडियो में हम देखेंगे पोषण एवं उसके प्रकारों के बारे में। तो दूसरा काम आपको ये करना है कि पोषण एवं उसके प्रकार के बारे में भी पढ़ कर आना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे पोषण एवं उसके प्रकार के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।